क्योंकि मेरा घर एकदम जीटी रोड में है, हमने देखा है पागल को 24 घंटा घूम क्योंकि मेरा घर एकदम जीटी रोड में है, हमने देखा है पागल को 24 घंटा घूमने की आजादी है। बड़ा बड़ा दाढ़ी, एक फटा कुर्ता पजामा काला काला पड़ा, घूमिए तो घूमिए, बड़ा बाबू ऐसे नहीं करता है, चाह रहे खूब पागल लोग को देखते हैं। हम कभी तो सोचते हैं कि भाई कोई आईएएस तो नहीं ना है, कि कोई खुफिया जानकारी लेके नहीं ना है। उसी प्रकार एक दिन आप लोग हिडन होके निष्ठापूर्वक एक बार करिए तो काम कि भाई आपने लूट की छूट दे रखी है, कोयला का लूट, बालू का लूट, पत्थर का लूट, सब तो रात रात को गाड़ी दे। आज अभी प्रशासन आम नागरिक की सुरक्षा के लिए नहीं है। सिद्दीक भाई, अगर आप रात को सफर करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद ले लीजिए। एक आरोप पर आप पर भी लगा था कि जेल खेम के भी लोग इस धंधे में शामिल है, इसका गोरख धंधे में शामिल। देखिए कुछ होंगे, जरूरी नहीं है। देखिए जेल कैम को लगभग 11 लाख वोट मिला। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष के घर आप चले जाइए, जिला अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 जिला, इन प्रखंडों के जो प्रखंड अध्यक्ष है सरकार के पार्टी के, उनकी जो संपत्ति, उनका घर, उनके बंगले आप देखकर चौंक जाएंगे। केंद्र अड़चन आ रहा है तो बाबूलाल मरांडी जी को खुद माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर दोनों को विशेष विमान से सीधे दिल्ली जाना चाहिए। और लेकिन चूंकि बात आप कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन को साथ में जाके वहां दिल्ली में बात करनी चाहिए, इतना आसान लगता है जितना आसानी से आपने बोल दिया ये लाइन? देखिए करना होगा, आप राज्य आपकी बपोती नहीं। क्या लग रहा है कि ये संभव है और ऐसा होना चाहिए कि जेएमएम बीजेपी एक साथ? देखिए केंद्र जैसे मतलब रघुवर दास जी के टाइम में केंद्र का सपोर्ट होता था झारखंड राज्य को, वैसे हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये भी सत्य है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। बिल्कुल आदमी थाना जा रहा है, चाहे वो ब्लॉक जा रहा है करप्शन वहां पे, मतलब हर बात के लिए चढ़ावा। सुनिए पत्रकार महोदय, एक काम कीजिए, आज इस देश में सब आपको पुल पट्टी मिल जाए, लेकिन ये चिंता का गंभीर विषय है। मेरे कम से कम मेरे क्षेत्र के इससे पहले की जो सरकार थी, भले मैं फिर हाँ बिल्कुल मैं उनका वैचारिक विरोधी हूँ, क्यों हमारे राज्य के नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया था। अफसरशाही कंट्रोल में थी। और मेरे साथ पढ़ने वाले कम से कम जानते हैं 10 से 12 नौजवान दरोगा बने हैं, जिनको अभी थाना प्रभारी बनाएगा। स्पष्ट बोला, एक नाम फोन किया, बोले कि अरे हमारा मालूम हो तोरा सुने 35 लाख ले ले हो, तो दोसर काम में कमाए लियो ना यार, गरीब आदमी लेकर पैसा नहीं ले लो ना, सॉरी है हम अब इस तरह बोलना पड़ रहा है। सही बोल रहे, हम थाना प्रभारी 2-4 लोग को हमेशा बोलना पड़ रहा है कि भाई हमको मालूम है तुम 40 लाख रुपया देके आए हो, इस काम में मत लो। मेरा मानना है कि दूरगामी सोच का नेता वही है। जैसे अभी मुख्यमंत्री बैठते शाम को 2 घंटा, तो उनके पास इतना टाइम है कि वो 2 घंटा दुनिया को, मोबाइल को ऑफ करके बैठ सकते हैं, और वो कम से कम अपने सभी, चूंकि कुछ लोग जो आपके एकदम हार्डकोर समर्थक हैं, वो ये सवाल करते हैं कि जयराम जी की एज हो चुकी है, शादी कब कर रहे हैं? नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी, और हमारे साथ हैं डुमरी के विधायक जयराम महतो और जेल कैम के सुप्रीमो भी हैं। दरअसल आज का दिन जेल कैम के लिहाज से इनके लिए बेहद खास था। 180 किलोमीटर का पैदल यात्रा, और आज इसका समापन था, और बहुत ही शानदार तरीके से ये लोग जो है पद यात्रा में उन तमाम मुद्दों को हुक्मरानों तक पहुंचाते हुए राजधानी रांची पहुंचे। डुमरी से यात्रा शुरू हुई थी। जयराम जी चूंकि सत्र चल रहा है तो वहां भी व्यस्त थे, थोड़ी देर पहले सभा के पास पहुंचे जहां पर इनको जगह निर्धारित की गई थी, वहां पर जाकर के लोगों को संबोधित किए, जो कार्यकर्ता थे उनका मनोबल बढ़ाए। इसी से शुरू करते हैं कि पद यात्रा कितना सफल रहा? वो तो आप बताएंगे। अगर किसी भी संगठन से पूछेगा जिस संगठन ने कार्यक्रम किया है, तो वो तो ऑब्वियसली है कि भाई अल्ताफ भाई की वो कहेंगे कि भाई सफल रहा, बहुत सफल रहा, बहुत बेहतरीन रहा। लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की नजर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई पद यात्रा कैसा रहा। जहां तक हमारी राय है, और आपने सभी ने देखा, 6 दिन कोई ऐसा दिन नहीं था कि ऊर्जा का कमी हो। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, डुमरी से लेकर एक लय में, एक स्वर में, एक नारे के साथ हमारे संगठन के सभी सिपाही, जिसमें महिलाएं भी भारी संख्या में उपस्थित रहीं, और राजधानी रांची विधानसभा के समीप आकर उन्होंने अपने कार्यक्रम को विश्राम दिया। मुद्दे जो आप पद यात्रा में, आपके जो मुद्दे थे, खास करके आपने छात्र को एक सेंटर पॉइंट बनाया आपने, मकसद जो था वो आपको लग रहा है कि इन पद यात्रा से उन तक आवाज जरूर पहुंचे? बिल्कुल। देखिए लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना ही चाहिए। चाहे वो पद पर बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे उसके पास एक माने 2/3 बहुमत हो या 3/4 बहुमत हो,
अगर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इस देश का आधार लोकतांत्रिक है, तो मुद्दे जो आ रहे हैं, और विशेषकर मेरा मानना है कि दूरगामी सोच का नेता वही है। जैसे अभी मुख्यमंत्री बैठते शाम को 2 घंटा, तो उनके पास इतना टाइम है कि वो 2 घंटा दुनिया को, मोबाइल को ऑफ करके बैठ सकते हैं, और वो कम से कम अपने सभी, चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो पदाधिकारी उनके हैं, वो कम से कम रांची में जो घटनाक्रम घटा, विधानसभा के इर्द गिर्द जो घटनाक्रम घटा, चाहे वो जेपीसी के अभ्यर्थियों का आंदोलन हो, या सहायक आचार्यों का आंदोलन हो, या दिव्यांगों का आंदोलन हो, या जेल कैंप का आंदोलन हो, या सहायिका सेविका आंगनबाड़ी जो भी दीदी लोग का आंदोलन हो, उस आंदोलन का समीक्षा लेते, एक मूल्यांकन करते, और उस पर कोई न कोई एक एक्शन तो उनको लेना चाहिए। 200 किलोमीटर से कोई पद यात्रा करके आया है, कोई पाकुड़ से आया है, कोई कोल्हान से आया है, कोई गढ़वा से आया है, कोई पांव नहीं है, एक हाथ नहीं है, वो व्यक्ति आंदोलन धरना के लिए आया है, तो कम से कम एक स्टेप तो मुख्यमंत्री को आगे बढ़ना चाहिए। उसी को कहते हैं विजनरी लीडर, उसी को कहते हैं संवेदनशील लीडर। तो ऐसा उनको करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जितने भी कार्यक्रम हुए राजधानी में विधानसभा सत्र के दौरान, प्रदर्शन के रूप में, धरना के रूप में, आंदोलन के रूप में, उनकी चर्चा करनी चाहिए, उनको गोपनीय रूप से अपने कमरे में बैठकर, और उस पर निष्कर्ष निकलना चाहिए। लोकतंत्र की पहचान भी यही है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, और एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। फिलहाल जयराम महतो और जेल केम जो है वो भले ही एक विधायक है 81 में, लेकिन ये भी विपक्ष के रूप में है और सरकार को आईना दिखाने में कहीं कोई कसर नहीं है। पद यात्रा में जिन मुद्दों को आपने टच किया और अब तक जो विधानसभा सेशन चला, क्या जयराम महतो को मौका मिल पाया या कोशिश की कि उन मुद्दों को आप सदन के पटल पर उठाए? एक दिन सिर्फ बाधित रहा, और उस दिन भी 2 महत्वपूर्ण सवाल मेरे विधानसभा के पटल पर आ ही गए थे। अगर बाधित नहीं होता तो सवाल आते, और बकायदा उस दिन वित्त मंत्री जी का समय था, और सब मैं उनसे व्यक्तिगत फिर मिलने गया, क्योंकि सदन बाधित हो गया, उनसे मेरा सवाल होना था, जवाब होना था। तो बोले कि जयराम जी आपका सवाल आए और एक दिन हमको पढ़ना ना पड़े, ये कैसे हो सकता है? बोला हम एक दिन स्पेशल सिर्फ आपके लिए पढ़े कि आपने क्या पूछेगा और हम क्या जवाब देंगे, लेकिन हम पूरा तैयार थे आपके बाउंसर झेलने के लिए। तो बड़ा अच्छा मैंने बड़ा मोटिवेट हुए कि मैंने इस राज्य का एक सबसे अनुभवी मंत्री है, जो वित्त मंत्री सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं, अनुभवी, वो हमको बोले, जब उनके केबिन में जाके बैठे तो बोले कि हम लगभग दिन भर आपके समय में 2 घंटा 3 घंटा में आपका जो विषय है उसको लेकर हम तैयारी किए, और फिर हमको फाइल दिए कि देखिए सदन तो चला नहीं, लेकिन ये देखिए मेरा फाइल जो आपके सब्जेक्ट को लेकर मेरा तैयारी था। तो मेरे सवाल सदन पर आए थे, लेकिन उसका डिस्कशन ठीक से नहीं हो पाया, हालांकि उसका उत्तर हमें मिला। उसके बाद आज समय ठीक ठाक मिला, जो कि आज बजट पे चर्चा होना था, तो उस पर मैंने सुझाया राज्य सरकार को कि भाई आपने लूट की छूट दे रखी है, कोयला का लूट, बालू का लूट, पत्थर का लूट, सब तो रात रात को गाड़ी आज अभी प्रशासन आम नागरिक की सुरक्षा के लिए नहीं है। सिद्दीक भाई, अगर आप रात को सफर करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद ले लीजिए। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष के घर आप चले जाइए, जिला अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 जिला, खासकर मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, 3 जिला, रामगढ़ जिला, बोकारो जिला और आपका धनबाद जिला, और उसमें भी प्रखंड की जब मैंने बात की तो बाघमारा प्रखंड को लीजिए, आप धनबाद सदर को लीजिए, आप अगर इधर बेरमो को लीजिए, बोकारो टाउन को लीजिए, इधर मांडू को लीजिए, इधर रामगढ़ को लीजिए, इन प्रखंडों के जो प्रखंड अध्यक्ष है सरकार के पार्टी के, उनकी जो संपत्ति, उनका घर, उनके बंगले आप देखकर चौंक जाएंगे। तो ये नाम लेने के इसमें किसी डर ही नहीं है, सच्चाई है, इसमें सभी एक है, एक मुस्त है। भले वो सदन में एक दूसरे के विपक्ष हैं कि भाई हम बीजेपी में हैं, हम जमीन में एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन इस कारोबार में सभी साथ हैं, मिलजुल कर सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं। एक आरोप पर आप पर भी लगा था कि जेल खेम के भी लोग इस धंधे में शामिल है, इसका गोरख धंधे में शामिल है। देखिए कुछ होंगे, जरूरी नहीं है। देखिए जेल कैम को लगभग 11 लाख वोट मिला, उस 11 लाख को वोट दिलाने में अगर कम से कम 25-30 हजार कार्यकर्ता होंगे, तो अगर उनमें से 2-4 लोग अगर कभी उस धंधे में या किसी के बहकावे में अगर गए होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग, देखिए नई दुनिया है, तो किसी ने कहा चलो हम तुम्हारे साथ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जेल कैम का जो केंद्र कमेटी है, जो उनके शीर्ष नेतृत्व है, हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा उनसे ऐसे कार्यों से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं। जयराम जी, झारखंड में वर्तमान की अगर बात करें तो ज्वलंत मुद्दा क्या है जयराम जी के लिए, जेल केम के लिए? सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि नहीं, सबसे पहला काम इस पर होना चाहिए और नहीं हो रहा है। झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा आज कल भी वही था, आज भी वही है, और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक रहेगा स्थानीय नीति। जब तक डोमिसाइल पॉलिसी परिभाषित नहीं होगी
तब तक ये राज्य कहीं ना कहीं अपनी हक अधिकार से वंचित होता रहेगा। ये राज्य, इस राज्य के आंदोलनकारी, इस राज्य के नौजवान, इस राज्य के किसान अपने आप से सवाल करेंगे क्यों हमने झारखंड लिया, हम हैं कौन? अगर सब झारखंडी हैं तो फिर हम कौन है? हमारे बाप दादा मर गए, मिट गए, जेल की यातनाएं सही, काल कोठरियां में हमने अपने दिन बिताए, रात बिताए, हमारा घर बिखर गया। बिल्कुल 1970 से 2000 के बीच लगभग कई हजार परिवार जो आंदोलन में सम्मिलित हुए वो आज तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए हैं। तो वो भी झारखंडी, हम भी झारखंडी, तो फिर राज्य हमने क्यों अलग लिया? तो स्थानीय नीति का परिभाषित होना ये बहुत ही आवश्यक है। जितने आक्रामकता के साथ जयराम महतो विधायक बनने से पहले या फिर अपने आंदोलन के दौरान इस मुद्दे पर अटल थे, अड़िग थे, क्या अब भी हैं उतने बिल्कुल आक्रामक हैं? उतनी ही आक्रामक है और उतनी ही आक्रामकता के साथ हम मुद्दों को रखते हैं। अगर नहीं तो आज हमारी विधानसभा का डिस्कशन आप खोल के देख लीजिए, जो विधानसभा में आज बजट पे हमारा बहस हुआ, हमारी आक्रामकता में, हमारी उत्साह में कोई कमी नहीं है। जिस लय के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस अटैकिंग मूड में हम अपनी बातों को रखते थे, विधानसभा के भीतर भी मैंने उसी अटैकिंग मूड में आज बातों को रखा है। तो अटैकिंग है आप, ठीक, अच्छी बात है, आक्रामकता है, लेकिन मुद्दे वही हैं, मुद्दे भी वही, उन मुद्दों पर आप आक्रामक हैं, बिल्कुल वही मुद्दे थे। मैंने अभी आपको इंटरव्यू में कोयले की हमने बात की तो मुद्दा वहां पहला था। हमने वहां पहली बार कोई विधायक है जो स्पष्ट विधानसभा के अंदर ये स्वीकार करता है कि आप छात्र परेशान है 1000, 2000, 10,000, 20,000 की स्कॉलरशिप के लिए और यहाँ के विधायक 4.5 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं। ये विरोधाभास का झारखंड बनता जा रहा है। एक ऐसी दुनिया है जहाँ स्वर्ग है और एक ऐसी दुनिया है जहाँ नर्क है। छात्रवृत्ति की बात आप कर रहे हैं, अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो चल रहा है छात्रों में, और आप पैदल यात्रा में जो है सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु भी यही रहा। जो सरकार के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के जो भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वो ये कह रहे हैं कि वो हिस्सा केंद्र का है जो नहीं पहुंच रहा है और यही वजह है कि हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब छात्रों तक पैसा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जयराम महतो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, हम भी जब केंद्र ने एक दिन जब बेल पर चले, सॉरी, बीजेपी के जब सभी नेता, उनके गठबंधन के नेता जब बेल पर गए तो व्यक्तिगत मैं उनके सचेतक से मिला। उनके अभी 3 सचेतक हैं, एक मुख्य सचेतक, 2 सचेतक हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग बेल पे चले गए, एक मुख्य सचेतक, 2 सचेतक हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग बेल पे चले गए स्कॉलरशिप की मांग को लेकर, तो केंद्र का अंश का क्या है? आपका भी तो अंश है, आपकी भी तो साझेदारी है, केंद्र है, तो फिर आप विरोध कर रहे हैं राज्य सरकार का, आज पूरा विधानसभा को डिस्टर्ब कर दिए केवल इस डिमांड को लेकर, तो आपका स्टैंड क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारा पैसा आया हुआ था, जैसा उन्होंने कहा कि हमारा केंद्र से पैसा आया हुआ था, राज्य सरकार यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे पाई। और दूसरा बात कि राज्य सरकार उस पैसे को कहीं और खर्च कर रही है। तो राज्य सरकार और खर्च कर रही है का मतलब क्या है? संभावना उनके कहने अनुसार, क्योंकि हम लोगों ने भी उसको कागजी रूप से नहीं दिया, उनसे बातचीत में जो पता चला, तो विषय यही है। उनका ये भी कहना है कि अगर कोई योजना है जिसमें केंद्र को 50 रुपया देना है, राज्य को 50 रुपया देना है, वो लेकिन राज्य ने उसको 60-40 का रेशियो, लेकिन राज्य ने क्या किया, उसमें 2 रुपए का बढ़ोतरी कर दिया। तो केंद्र थोड़ी 1 रुपया देगा, बढ़ोतरी आपने क्या है, उस बढ़ोतरी वाले पैसे को आपको ही भरना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है कि ये जो छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है, ये आपको सही होता दिख रहा है? मतलब इसका कोई सोल्यूशन है या फिर वाद विवाद, वही आरोप प्रत्यारोप और वही सोल्यूशन होना चाहिए? क्योंकि क्या बता दीजिए, एक बहुत ही खाते टाइम भी फोन देख रहे हो, ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसे मिलते हैं। उन्हें पुराने नेता हैं, एक पके हुए चावल हैं, तो उस व्यक्ति और प्लस वो शिक्षक रहे। बाबूलाल मरांडी जी शायद सरकारी टीचर थे, इस्तीफा देके वो राजनीति में आए। तो जब वो सरकारी टीचर रहे तो उनसे बेहतर तो स्टूडेंट के दर्द को किसी को समझना ही नहीं चाहिए। तो अगर केंद्र अड़चन आ रहा है तो बाबूलाल मरांडी जी को खुद माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर दोनों को विशेष विमान से सीधे दिल्ली जाना चाहिए और बैठकर तुरंत अगले ही दिन सॉर्ट आउट करके केंद्रांश और राज्यांश को मिलाकर छात्रवृत्ति को भुगतान कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि बात आप कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन को साथ में जाके वहां पे दिल्ली में बात करनी चाहिए, इतना आसान लगता है? इतना आसानी से आपने बोल दिया ये लाइन? देखिए, करना होगा। आप राज्य आपकी बपौती नहीं है, ना ही आपकी संपत्ति है। ये राज्य शहीदों की संपत्ति है और शहीदों का सम्मान का बात है, छात्रों के सम्मान का बात है, परेशान जो लोग हैं, युवा हैं, उनका विषय है। तो आपको कभी कभी अपनी हट धर्मता को छोड़नी चाहिए। मैंने कहा ना, सेल्फ ईगो नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन आपको इंटरव्यू में कहा था कि मैंने एक कंपनी से बात किया जो दक्षिण साइड का था, उसने 20 बार हमको तुम बोला। सही बात है, अगर मेरे सामने वो बात करता, हम तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि हम समझ रहे उसका भाषा वही है। मेरे समर्थक उसको 2-4 चांटा मार देते कि तुम्हें विधायक से तुम करके बात करोगे। हमने अपने ईगो को
जेब में रखा कि यहाँ ईगो का मैटर नहीं करता है, यहाँ मैटर करता है उससे कि हम कितना देर बात करेंगे, उसको कैसे कन्विंस करेंगे और कैसे काम निकालेंगे। हमने काम निकाला, लगभग 20 मिनट हमने बात किया था। और जब हमसे बात किया तुम तो आपकी जो सेल्फ ईगो है, आपकी जो हट धर्मिता है, उसको राज्य हित के लिए, छात्र हित के लिए त्यागना पड़ेगा। स्थानीय नीति का जो मुद्दा है उस पर कहीं कोई बात नहीं हो रहा है, ना पक्ष की तरफ से ना विपक्ष की तरफ से। बीच में आप है, थोड़ा बहुत जरूर आप अपनी तरफ से बात उठा रहे हैं, आपके लोग भी उठा रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो की मैं बात करूंगा जरूर, वो बहुत इस मुद्दे पर भी बहुत मुखर रहे हैं, बात करते रहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि स्थानीय नीति का मुद्दा सिर्फ एक राजनीति का केंद्र बिंदु होता है जब विधानसभा चुनाव आता है, या फिर कभी भी ये मुद्दा जो है एक सेंटर पॉइंट बन जाता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है, ना इस पे विपक्ष का कोई बड़ा नेता बोल पा रहा होता है और ना ही पक्ष की तरफ से? तो आपको क्या लग रहा है कि झारखंड की जनता इसी तरह से बेवकूफ बनते रहेगी, इसी तरह से क्या वो समझ नहीं रही है इन तमाम चीजों को? देखिए, झारखंड की जनता को भी समझना होगा और अपने राजनीतिक सोच को बदलना होगा। अभी इन नेताओं के माइंडसेट में बैठ गया है कि हम नीति बनाए या ना बनाए, हम योजना लेकर आए या ना आए, हमें समीकरण का वोट मिलता, चाहे इंडिया गठबंधन का साइड हो या एनडीए गठबंधन का साइड हो। जब तक वोट समीकरण से मिलेंगे, उनके माइंड में ये ऑलरेडी बैठ चुका है, उनके माइंड में ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि हमें समीकरण का वोट मिलता है। अगर 2 लाख पोलिंग होना है तो 70-80 हजार दोनों ही पार्टियों का वोट है। अब 10-20 हजार उन्हें कन्विंस करके लाना है, साम दाम दंड भेद करके लाना है और चुनाव जीत जाना है। तो ये जब तक ये मिथक नहीं टूटेगा, जब तक वोट का ये पैटर्न नहीं टूटेगा, मैंने स्पष्ट कहूंगा, राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का डर नेताओं को, नेता जो है वो डरने चाहिए, जनता से नेता डरे, लेकिन आज डर खत्म हो चुका है। वो जान रहे यार किसको देगा, आज 4.5 साल तक गई है ना, हम कान में तेल लगा के सोए हैं, फिर बोलेंगे और वोट ले। ये परिस्थिति, इसको इसमें तक तो 1 साल पूरा हो लंबा चौड़ा वादा, और ऐसा वादा जैसे नामुमकिन जैसा लगता था, लेकिन फिर भी आपने ये आवाज वहीं से रुका हुआ था दोस्तों, पहले से ही ये न्यूज चैनल वाले पहले से इस आवाज को रोक दिए। पता नहीं गुप्त रूप से इन लोगों ने क्या बात किया होगा, लेकिन चलिए सुनते हैं। बहुत कोशिश की, जैसे आपने अपने जो आपकी सैलरी है कट क्यों कर रहे हैं, उससे आपने लोग छात्रों में बांटा या फिर जो भी किया। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे जो सवाल, जो टकटकी लगा के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, डुमरी के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। जयराम जी कहाँ पाते हैं अपने आप को? 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ। 1 साल की बात करें तो निसंदेह एक विधायक के रूप में हमने आपको संघर्ष करते हुए पाया है। इसलिए संघर्ष करते हुए पाया है कि मैं एक पार्टी का इकलौता विधायक हूँ और हमें सिस्टम से टकराना पड़ रहा है, सिस्टम से लगातार लड़ना पड़ रहा है। योजनाएं बाधित हो जाती हैं, योजनाएं रिटर्निंग होने की तैयारी लग जाती है, फिर उनको बहस करना पड़ता है, फिर उनमें जाकर हमें टकराना पड़ता है, फिर योजनाओं खींच के क्षेत्र तक लाते हैं। तो निसंदेह संघर्ष, विधायक के रूप में भी हमें संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन कुल मिलाकर मैंने अपना अटेम्प्ट डुमरी की जनता को भी दिया है और झारखंड राज्य की भी जनता को दिया। कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब कोई ऐसा बड़ा वादा जो आपने किया हो और सरकार समन्वय नहीं बन पा रहा है? नहीं, देखिए, वादा कोई भी सरकार बनाने के लिए करती है कि भाई हम सरकार में आएंगे तो इन कार्यों करेंगे। जब सरकार में नहीं आए तो एक विधायक के रूप में आप उनसे अपेक्षा रख सकते हैं कि भाई हमारे विधायक हैं तो कम से कम ये काम होने चाहिए। एक विधायक होने के नाते ये काम उनके अधिकार क्षेत्र का है, उनके कार्य क्षेत्र का है, ये वो कर सकते हैं। तो उन कामों में हम अभी पूरी तरह से लगे हैं और कर भी रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, हालांकि हाइपोथेटिकल नहीं कहूंगा, मतलब वैसे सोशल मीडिया पर 2-4 दिन पहले झारखंड की सियासी गलियारों में जो है एक चर्चा बहुत तेज हुई और जिस पर आपने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं फिर से वो सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी के लोग, जब मैं उनसे बातचीत किया, जब उनसे इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि खजाना खाली हो गया है, अब एक ही विकल्प बचा है कि जेएमएम को बीजेपी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। ऐसे में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जो वित्तीय जो जोखिम उठाना पड़ रहा है या फिर जो खजाना खाली है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जयराम जी, इस मिथक, ये जो मिथक एक तरह का है और ये जो हाइपोथेटिकल टाइप का जो सवाल है,
आपको क्या लग रहा है कि ये संभव है और ऐसा होना चाहिए कि जेएमएम बीजेपी एक साथ आकर देखिए, के सरकार? होना नहीं चाहिए, होना इसलिए नहीं चाहिए कि ऐसे में जनता के साथ विश्वासघात होगा। जैसे हम सिद्दीक साहब को पसंद नहीं करते हैं, भाई ये मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं, इनको हम पसंद नहीं करते, हमने वोट दे दिया देवता सिंह को। अब जीतने के बाद दोनों आप एक हो जाएंगे भैया, तो फिर चुनाव में अलग अलग लड़े हैं क्यों? तो हमने वोट इसलिए दिया है कि हम एनडीए की विचारधारा को राज्य में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमने इंडिया की आइडियोलॉजी को राज्यवासियों ने दिया। तो जितनी बात अगर वो एक हो जाते हैं तो ये राज्य के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, उनके साथ ये उचित नहीं होगा। दूसरा बात, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। इससे हालांकि झारखंड में ऐसा बीच में कभी दल बदल की स्थिति नहीं हुई है। वो जब हैंग असेंबली होता था, जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो वो बनाते थे, फिर बिगड़ता था, फिर बनाते थे, वो हुआ है। लेकिन जब जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है 2014 से, तब तक झारखंड में ऐसा कभी बाधित नहीं हुआ, ये भी सच्चाई है। जब पूर्ण बहुमत से किसी को नहीं मिला है, तब कभी 2 दिन इसके साथ रहे, 2 दिन उसके साथ रहे, ये हुआ है। तो संभावना कुछ भी हो सकता है और अंदर से कयास भी लगाए जा रहे हैं और ये तो चर्चा है, चर्चा खजाने वाली बात की क्या कहें? खजाने वाली बात भी सही है, क्योंकि केंद्र का कॉर्पोरेट नहीं मिल रहा है, ये भी सच्चाई है। भले राज्य की गलतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सच्चाई है कि केंद्र जैसे मतलब रघुवर दास जी के टाइम में केंद्र का सपोर्ट होता था झारखंड राज्य को, वैसे हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये भी सत्य है। और जेएमएम के जो नेता है वो लगातार कह रहे हैं कि हम लोग एक विधायक होने के नाते उस समय जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होता था, उसकी जब अनुशंसा करते थे तो इतना किलोमीटर करते थे, इतने करोड़ों का करते थे। इस सरकार में प्रधानमंत्री छोड़ी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिलान्यास हमने अनुशंसा नहीं कर पा रहे, ये परिस्थिति है। 1 साल का अनुभव कैसा है जयराम जी का, बताओ? ठीक ठाक रहा, मिला जुला है, सुख है, दुख है, संघर्ष है। ज्यादा दुखी ज्यादा सुख कब था? जब हम लोग जब कोई जिम्मेवारी नहीं था उस समय खेलते थे, कूदते थे, मेला घूमते थे। क्या बदलाव क्या आया, मतलब आमतौर पर क्या बदला 1 साल में? क्या बदलाव दिखते हैं? बदलाव एक जिम्मेवार पद पर, एक उम्मीदों के पद पर लोगों ने लाके बैठाया है और चल रहे हैं। कुछ लोग जो आपके एकदम हार्डकोर समर्थक हैं, वो ये सवाल करते हैं कि जयराम जी की एज हो चुकी है, शादी कब कर रहे हैं? ये बात तो सही है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से जनता के मुद्दों के साथ, जनता के सुख दुख में हम लोग ढल चुके हैं। उसके बाद भविष्य में देखा जाएगा, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। आपकी दादी है, आपको मानती भी है, कहीं आपको भी मानती है, आपको भी सुने पकौड़ी खिलाई थी, बोल रही थी। मैं बिल्कुल आपके घर गया था और मतलब उनका जो व्यवहार है वो होना चाहिए, वो दिखता है आपके आचरण में भी। जो गाँव में पले बड़े ना, और खासकर उस दौर में जिनका उम्र अभी 70 साल, 80 साल, 90 साल है, जो भी है, गाँव में जो परिवेश में पले हैं, भले वो आपसे झगड़ा कर लेंगे अपना गोतिया बयान से, लेकिन जो लोग आते हैं उनका वो मेहमान नवाजी जानते हैं। पानी पूछना, उनके घर में खाना नहीं भी है तो पूछेंगे खैलेंगे की, भले वो बाद में फिर अपना गोतिया से सुबह लड़ ले, बारी में मुर्गी घुसने से लड़ ले, आलू बैगन चुराने के चक्कर में लड़ ले, लेकिन अगर कोई आगंतुक अगर आता है तो उनको दिल से वो लोग स्वागत करते हैं। पारिवारिक दबाव तो होगा ही कि भैया कर लीजिए। पारिवारिक दबाव नहीं है, क्योंकि इसीलिए हमारे छोटे भाई का विवाह हुआ है और ठीक ठाक काम हो रहा है। जयराम जी का अपना कुछ सोच है या फिर ऐसे ही चलना है? नहीं, अभी तो कुछ बातें भविष्य की गर्त में रहती हैं, भविष्य तय करेगा। और कोई मुद्दा जो जिस पर बात होनी चाहिए ये पूरी सदन की कार्रवाई में? नहीं, देखिए इस सदन में संभव भी नहीं है, कल बचा है और कल तो हमको लगता है कल चांस भी नहीं है। कल इसलिए चांस नहीं कि कल विधेयक का है, तो विधेयक पे कल पास होगा और उसके बाद हमें लगता है कि फिर कल सदन कल के लिए होगा। और हाँ, परसों गैर सरकारी संकल्प होगा जो हमें लगता है 8-9 बजे रात तक चलेगा। सीजीएल का मुद्दा, एक आखिरी सवाल आपसे, लगते हैं बातचीत लंबी हो जाएगी। सीजीएल में बहुत आप लोग सक्रिय रहे, खास करके जेएलकेएम, जेएसएससी का घेराव हुआ और न जाने क्या क्या आप लोगों ने मतलब हैपनिंग्स हुए आपकी तरफ से, लेकिन जो अंततः जो हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश आया, जो फैसला आया, जिसमें सीजीएल के पक्ष में जो सफल अभ्यर्थी थे 10 को छोड़ करके जो नेपाल गए थे, तो इस फैसले पर जयराम मातो जी कहाँ खड़े होते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, इस पर अभी हम लोग बातचीत करेंगे कि इस रिजल्ट के बाद सकारात्मक है या फिर किन छात्रों में निराशा है, जिन छात्रों में आशा है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, उनके विचार क्या है, उस विचारों का एक मंथन होगा और विचारों के मंथन के बाद जो क्षण के आएगा फिर हम लोग आगे इस प्रकार फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फैसला होना चाहिए, बिल्कुल। क्यों लंबे समय से पेंडिंग रखे, क्यों किसी का समय उम्र सीमा को पार करे? समय रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट के बाद जो लोग चयनित हुए उनको हमारी बधाई, जिस पद को वो धारण करे गरिमा पूर्वक उस पद का निर्माण करे। ये हेमंत 3.0 या 2.0 जो कह लीजिए आप, उसको 10 में से क्या नंबर आप करेंगे? 3-4 साल का कार्यकाल और ये 1 साल का जो पूरा हुआ, 3-4 नंबर।
मात्र 3-4 नंबर, क्यों? बाकी देखिए, आपने ये देखा कि चलिए 10,000 की नियुक्ति इन्होंने दी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि दिव्यांग को पेंशन नहीं मिल रहा है, आपने ये नहीं देखा कि वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, आपने ये नहीं देखा कि विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, आपने ये नहीं देखा कि जो सहायक पंचायत के सहायक है उनका वेतनमान रुका हुआ है, जेईपीसी के लोगों का वेतनमान रुका हुआ है, छात्रवृत्ति रुका हुआ है, स्थानीय नीति नहीं ये परिभाषित कर पाए, विस्थापन कैबिनेट में चर्चा के लिए अभी तो उसका चेयरमैन अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा वो तय नहीं कर पाए। ये यहाँ से कमेटी बना के जाती है, गांव में फिर फाइल बंद हो जाती है, फाइलें गुल हो जाती है। विधानसभा में तो जोरदार पोल पट्टी खुल गया इनका कि जो सवाल होते हैं उसका अधिकारी इतने माने अनियंत्रित हो गए हैं, अधिकारी इतने बेलगाम हो गए कि सवालों को उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो कितना नंबर देंगे? आपका डर ही नहीं है, सबको मालूम है कि हम लोग मैनेज करके आते हैं। अरे पहले लोग मैंने सुनते थे थाना प्रभारी वीडियो सीओ को 2-4 रुपया लेके इधर उधर करता था, अब एसपी डीसी तो छोड़िए, अब सेक्रेटरी लेवल पे पोस्टिंग हो रहा है ट्रांसफर, उसमें अगर मतलब पैसा का खेल चलेगा तो राज्य को कितना तेजी से और कितना बेहतर नंबर देंगे और कितना बेहतर लेके जाएंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। अब बिल्कुल आदमी थाना जा रहा है, चाहे वो ब्लॉक जा रहा है करप्शन वहां पे, मतलब हर बात के लिए चढ़ावा। सुनिए पत्रकार महोदय, एक काम कीजिए, आज इस देश में किसी को मैंने 24 घंटा घूमने की आजादी है या ना है, मैं चूंकि मेरा घर एकदम जीटी रोड में है, हमने देखा है पागल को 24 घंटा घूमने की आजादी है, बड़ा बड़ा दाढ़ी, एक फटा कुर्ता पजामा काला काला पड़ा, घूमिए तो घूमिए, बड़ा बाबू ऐसे नहीं करता है, चारों तरफ घूमिए, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। पागल को घूमने का कहीं रोक टोक नहीं, हम देखे हैं, जीटी रोड में मेरा घर है, खूब पागल लोग को देखते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं कि भाई आया सोच तो नहीं ना है कि कोई खुफिया जानकारी लेने के लिए नहीं ना है। उसी प्रकार एक दिन आप लोग हिडन होके निष्ठापूर्वक एक बार करिए तो काम, सब आपको पोल पट्टी खुल जाएगा। लेकिन ये चिंता का गंभीर विषय है। सुनिए, टॉलरेंस पे काम हो रहा है, कुछ नहीं, मेरे कम से कम मेरे क्षेत्र के और मेरे सुनिए टॉलरेंस पे काम हो रहा है, कुछ नहीं, मेरे कम से कम मेरे क्षेत्र के और मेरे साथ पढ़ने वाले कम से कम हम जानते हैं 10 से 12 नौजवान दरोगा बने हैं, जिनको अभी थाना प्रभारी बनाएगा। स्पष्ट बोला, एक दिन हम फोन किए, हम बोले कि अरे हमरा मालूम हो तोरा सुने 35 लाख ले ले हो, तो दोसर काम में कमाए लियो ना यार, ये गरीब आदमी लेकर पैसा नहीं ले लो ना, दादा सॉरी है खर्च का मौका, हम अब इस तरह बोलना पड़ रहा है। सही बोल रहे, हम थाना प्रभारी 2-4 लोग को हमेशा बोलना पड़ रहा है कि भाई हमको मालूम है तुम 40 लाख रुपया दे के आए हो, इस काम में मत लो, मेरा आदमी है देख लो, ये बोलना पड़ा हमको, अपन बोलना पड़ रहा है। छोड़िए उनका नाम हम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि कुछ, लेकिन चूंकि ये मुद्दा गंभीर है और इस पर देखिए कैसे लगाम लगेगा, ये संभव है, दिखता है आपको कि ये और कैसे नहीं, इससे पहले की जो सरकार थी, भले मैं फिर हाँ बिल्कुल मैं उनका वैचारिक विरोधी हूँ, क्यों हमारे राज्य के नहीं थे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया था, अफसरशाही कंट्रोल में थी, ये सच्चाई है, इसको मानना होगा आपको। लेकिन यहाँ अफसरशाही बिल्कुल, सवाल का उत्तर नहीं दे रहा है जी, सुनने अभी 12 बजे देखे ना, 12 बजे जाएंगे सवाल डाल के आएंगे और 90% सुनने काल की जो सूचना हुई उसका ये लोग उत्तर नहीं दे पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। चलिए जयराम महतो से बातचीत यही खत्म करते हैं, चूंकि मुद्दे बहुत कई हैं और ये अपने हिस्से का जितना हो पा रहा है उससे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और यही नहीं केवल इनके पार्टी के जो भी जो मतलब जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो देवेंद्र जी हो गए या ऐसे जितने लोग हैं, वो बखूबी उन मोर्चों पर सरकार को जरूर घेर रहे हैं जिन पर विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए। बात रही जहां तक कि स्थानीय मुद्दा का, तो उस पर भी मुखर जरूर है, लेकिन विपक्ष का होना क्या होता है ये जरूर जेल के अकेले रह करके इकलौते विधायक होकर के ये आईना दिखा रहे हैं। अब ऐसे में जरूरी है कि विपक्ष अपना जो है हिस्से का काम करे और सर झारखंड में जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बातचीत हो, ना कि आरोप प्रत्यारोप और तमाम जो राजनीतिक बयानबाजी है उससे इतर हट करके काम करना होगा। जयराम जी बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद देने के लिए। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी। कैसा लगा दोस्तों आप लोग को जयराम महतो का ये इंटरव्यू सुनकर? मुझे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे झारखंड न्यूज़ रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।